कक्षा 8वीं का हिस्ट्री का सेकंड अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुगल बादशाहों के सबसे शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे मुगल सूबेदार उनकी बड़े बड़े जमींदारी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे और जमींदारी को हथियाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यानी जब अंग्रेज भारत आए थे वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। यानी अंग्रेज भारत में एक व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और एक छोटी सी कंपनी के रूप में आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। यानी फिर ये कैसे हुआ कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और भारत के स्वामी बन बैठे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। यानी सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा यानी परमिशन मांगी कि भारत में कंपनी व्यापार करना चाहती है और एकाधिकार लेकर भारत में आ गई। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से और नहीं कर सकती। यानी इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से नहीं आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। यानी इसके द्वारा कंपनी क्या करती थी, भारत से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदती थी और उन्हें यूरोप के बाजारों में ऊंची कीमत पर बेच देती थी। कंपनियों से कोई प्रतिस्पर्धा का भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब देखो वाणिज्यिक का मतलब क्या था। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्योग जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। वाणिज्यिक का अर्थ होता था चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना और उन्हें बाजारों में जाकर ज़्यादा कीमत पर बेचना। इसे वाणिज्यिक कहा जाता था और इसके द्वारा मुनाफा कमाया जाता था। लेकिन यह शाही दस्तावेज यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी हमारे देश पर पुर्तगालियों ने भी कुछ समय के लिए कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने हमारे देश के गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने से इस मार्ग का पता लगाया। यानी 1498 में वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, वो भी समुद्र के रास्ते से। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। उसके कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब देखो आगे।
समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, अभी देखो यूरोप के बाजार में भारत के किन चीज़ों की मांग थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत करा दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे पहले भारत में जो अपना व्यापार शुरू करती है वो बंगाल में करती है, यानी पश्चिम बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। यानी पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। यानी उस ज़माने में कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, फैक्ट्री चलाने वाले। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीनों गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। कलकत्ता को पहले कालीकत्ता के नाम से भी जाना जाता था, अब इसे हम कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब एक शाही आदेश को फरमान कहा जाता था। एक जो शाही आदेश जारी किया जाता है उसे फरमान कहते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान का विरोध क्यों ना करते। बंगाल के नवाब थे नवाब मुर्शीद कुली खान। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी जो बंगाल के नवाब थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद नवाब के बीच ये लड़ाइयाँ होने लगी। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी पहले मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब बने, उसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे।
उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। फिर देखो, प्लासी का युद्ध हुआ 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह एक कंपनी ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। यानी कंपनी ने क्या सोचा, नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। यानी 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यानी कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित थी, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी 1757 में लड़ाई चली, प्लासी का युद्ध हुआ जो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में। उसमें कंपनी का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थी। यानी उन्होंने उनके साथ धोखा किया। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला हार गए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन बैठा। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो अब मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध किया अपनी जनता के दबाव में। विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में उसको भी हराना पड़ा।
उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिकों को खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों, अन्य खर्चों को पूरा करने आदि के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखकर हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कंपनी अब खुद बंगाल को चलाना चाहती थी और खुद नवाब बनना चाहती थी। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, यानी कंपनी ने अपने अफसरों को ही नवाब बना दिया। देखो नवाब बनने का मतलब क्या था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,002 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उस कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसने भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यानी अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उन लोगों ने भारत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत करने वाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों में से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते चीज धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। यानी अगर हम 1757 से 1857 के बीच में देखें, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्जे को और ज़्यादा मजबूत कर लिया, तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। यानी कंपनी ने कभी भी सीधे हमला नहीं किया किसी भी इलाके में। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने तरीका अपनाया। उन्हें राजनीतिक नियंत्रण में लिया, आर्थिक नियंत्रण में लिया और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया नियंत्रण में लेने के लिए। बक्सर की लड़ाई,
जो 1764 के बाद भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया। ये कंपनी के राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यानी कंपनी ने 1764 के बाद रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट तैनात कर दिए, कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनकी इच्छा कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल लेने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी जो पैसा कंपनी को देना पड़ता था, अगर कोई भी भारतीय शासक देने से चूक जाता था, रकम अदा करने में अगर चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी छीन लिए गए। टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। यानी जब कंपनी को अपने राजनीतिक हालात और आर्थिक हालातों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया, यानी उन लोगों से सैनिक यानी सेना के आधार पर युद्ध लड़ना चाहा। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 तक और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक था। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से व्यापार रोक दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से क्या खरीदती थी? काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। और टीपू सुल्तान ने 1785 में रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके साथ मित्रता की और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, यानी उनसे अपनी सेना को आधुनिक हथियार भी दिए। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला उठे और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1700 यानी मैसूर के साथ
यानी जो सुल्तान था, सुल्तान के कदमों से अंग्रेज आग बबूला उठे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना और मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 69 में, 1780 से 84 में, 1790 से 92 में और 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, यानी जो 5वीं जंग हुई उसमें कंपनी को जाकर सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। उन्हें टीपू सुल्तान अंतिम युद्ध में मारे गए थे। मराठों से लड़ाई। अब देखो मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो 1761 में हुई। में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। यानी जो मराठा थे वो 1761 में पानीपत की लड़ाई में हार गए। उन्हें कई और राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। कन्फेडरेंसी को आज हम गठबंधन शब्द के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गठबंधन के रूप में थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। यानी महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे जो शासन चलाते थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा 1803 से 1805 के बीच में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हैसिंगटस थे जो पहले वायसराय थे। 1883-1830 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यानी वो सैनिक शक्ति में सर्वोच्च है और शासन चलाने में भी सर्वोच्च है। वह इसलिए भारतीय राज्यों को, भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए अब जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, जो कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। यानी जब कर्नाटक को कब्जे में, जिसे आज हम आज कर्नाटक बोलते हैं, पहले कित्तूर कहा जाता, उस वक्त रानी चेन्नम्मा ने भी हथियार उठा लिए अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और वो कर्नाटक से थी। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था।
आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। यानी चौकीदार रियाना को भी 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे दूसरे उदाहरण भी आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, यानी ऐसे उदाहरण भी हम आगे इस किताब में और भी पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। यानी अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस हमारा भारत था, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के द्वारा पूरे भारत पर कब्जा ना कर ले, और अंग्रेज इस नीति से डर रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों ने पहले अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, अफगानिस्तान से युद्ध किया 1838 से 1842 के बीच में। उसके बाद 1843 में सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। यानी पंजाब के थे महाराजा रणजीत सिंह, उनको आसानी से कंपनी अपने कब्जे में नहीं ले पाई। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यानी पंजाब को भी अपने कब्जे में उन्होंने 1849 में किया, लेकिन पंजाब को वो बड़ी आसानी से अपने कब्जे में नहीं कर पाए। पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए उनको पंजाब के साथ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी एक लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति भी अपनाई। इस नीति में अगर किसी शासक का कोई पुत्र नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी रियासत में ले लेगी या हड़प लेगी। यह भी एक नीति बनाई गई, भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यानी अगर किसी का कोई पुत्र नहीं होता है या शासक की मृत्यु हो जाती है, किसी शासक का कोई पुत्र नहीं है और शासक की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, पहले सतारा, फिर सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई इस नीति के द्वारा जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। एक बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो पहले वायसराय थे 1773 से 1785, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो ब्रिटिश इलाके थे वो मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। यानी ब्रिटिश इलाके जो प्रशासकीय इकाइयों में यानी शासन की इकाइयों में पहले से बटे हुए थे, इनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी। और ये उस समय 3 थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। यानी 1772 में एक नई व्यवस्था लागू की गई और उसमें कहा गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही होती थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे।
एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के साथ से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हालेड ने संकल्पना का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। जो भारतीय जिले में कलेक्टर होता था, कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। उनका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। फॉस कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर ही पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। यानी अंग्रेज जो थे अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, लेकिन व्यापार करने के बहाने उसने हमारे पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। यानी जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये चैप्टर था, ये चैप्टर समाप्त होता है इसी के साथ।